बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस में हम प्रीवियसली आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारा एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो वो आर्हीनियस एसिड है, और अगर कोई स्पीशी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन्स डोनेट करेगी तो वो आर्हीनियस बेस है। और उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स देखी थी, छोटा सा टेबल देखा था और लिमिटेशंस देखी थी कि कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारा एसिड या बेस नॉन एक्वस मीडियम में है तो हम उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, तो उस चीज़ को आर्हीनियस डिफ़ाइन नहीं करता। दूसरी बात हमने ये कही थी कि जिनके पास H पॉजिटिव नहीं है या OH नेगेटिव नहीं है वो भी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के जो है वो साथ डिफ़ाइन नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, लेविस कॉन्सेप्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे जी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो है वो 2 साइंटिस्ट थे, और दूसरी बात ये कि ये H पॉजिटिव के ज़रिए यानी प्रोटॉन के ज़रिए, हाइड्रोजन आयन के ज़रिए डिफाइन करता है दोनों कॉन्सेप्ट्स को। हाइड्रोजन आयन डोनेट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के गिर्द घूमेगा ये H पॉजिटिव आयन। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में अगेन हम ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस और एग्जांपल्स को देखेंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी हमारे पास, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक और चीज़ है एम्फोटेरिक स्पीशी, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है जी। 1923 में 2 साइंटिस्ट थे, एक था हमारे पास डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड और दूसरा था इंग्लिश केमिस्ट लॉरी। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड द थ्योरीज। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है कि दोनों ने साथ काम नहीं किया था, दोनों ने अलग अलग काम किया था, और दोनों का काम जो था वो सेम था कि दोनों ने प्रोटॉन की बेस पे, प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पे थ्योरीज दी थी एसिड और बेस की। और प्रोटॉन ट्रांसफ़र क्या था, किस तरह से होगा, उसको देख लेते हैं। Okay, according to this concept, an acid is a substance that can donate a proton to other substance, and base is a substance that can accept a proton from another substance. तो वो स्पीशी, वो मॉलिक्यूल या वो आयन जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, जो प्रोटॉन को दे सकता है किसी को, वो एसिड है, और वो स्पीशी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस है। ठीक है। प्रोटॉन डोनेट करने वाली स्पीशी एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी बेस है। अच्छा, अगर आप इस डेफिनेशन को देखो तो जो एसिड वाली डेफिनेशन है, प्रोटॉन डोनेट करने वाली डेफिनेशन, वो आर्हीनियस से मिलती जुलती है। आर्हीनियस ने भी यही कहा था कि अगर H पॉजिटिव डोनेट हो रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा, लेकिन उसने एक कंडीशन अप्लाई कर दी थी एक्वस सॉल्यूशन वाली, जो कि ब्रॉन्स्टेड में नहीं है। ठीक। तो जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट कर रही है वो एसिड है, और जो स्पीशी उसको एक्सेप्ट कर रही है वो बेस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा किस तरह से प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट हो रहा है। HCl और NH3 के रिएक्शन के एग्जाम्पल है हमारे पास कि HCl अगर रिएक्ट कर रहे हैं NH3 के साथ तो हमारे पास कौन सी स्पीशी एसिड होगी, कौन सी स्पीशी बेस होगी। रिएक्शन को देख के बताएंगे हम। जैसे हमारे पास रिएक्शन है जी, HCl प्लस NH3 गोज टू NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। अब अगर आप इसमें देखो तो HCl जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और Cl माइनस बना रहा है। इसी तरह से NH3 जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और NH4 पॉजिटिव बना रहा है। तो जो स्पीशी प्रोटॉन को डोनेट कर रही है यानी HCl प्रोटॉन को डोनेट कर रही है तो वो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। इसी तरह से जो स्पीशी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है यानी NH3 जो है वो इसे एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव बना रही है, वो हमारा क्या है, वो हमारी बेस है। ठीक है। तो हमने इस तरह से एग्जाम्पल से भी देख लिया कि एसिड और बेस किस तरह से जो है हम डिफाइन करेंगे। वो स्पीशी जो प्रोटॉन को डोनेट करेगी वो एसिड, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी वो बेस। अब अगर आपको याद हो तो आर्हीनियस की लिमिटेशंस में हमने देखा था कि NH3 जो है उसको आर्हीनियस डिफाइन नहीं करता। तो NH3 को ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने डिफाइन कर दिया अपने कॉन्सेप्ट से, अपने बेस के कॉन्सेप्ट से, कि दैट इट इज़ बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। आइदर ये OH माइनस नहीं दे सकती, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ये OH माइनस नहीं दे सकती, तो ये आर्हीनियस बेस नहीं है। लेकिन चूंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस है।
ठीक है, जनरली तो ये बेस है ही, लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट्स पे अप्लाई कर रहे हैं कि ये किस किस कॉन्सेप्ट पे के मुताबिक ये बेस है और किसके मुताबिक ये बेस नहीं है, या कौन सा कॉन्सेप्ट इसको डिफाइन नहीं करता। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जांपल ऑफ HCl एंड H2O, यानी HCl और H2O जब रिएक्ट करेंगे तो तब हमारे पास एसिड जो है वो HCl है और बेस वाटर है। किस तरह से है, HCl बन गया HCl से Cl माइनस, ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसने एक प्रोटॉन दे दिया। ठीक है, ये आपके पास HCl था, ये बन गया Cl माइनस। ठीक, इसने एक प्रोटॉन दे दिया, किसको दिया, बेस को, बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और क्या बना दिया, H3O प्लस। अब यहाँ पर आपके सामने एक नई टर्म आई है, प्रोटॉन डोनेट कर लिया एक्सेप्ट के लिए, तो आपको पहले पता चल गया ना पिछले एग्जांपल में भी कि जिसने प्रोटॉन डोनेट किया वो एसिड हो गया, यानी जैसे HCl ने यहाँ पर डोनेट किया तो वो एसिड है, और इसी तरह से जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या बन गई, बेस बन गई, जिस तरह से H2O ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ पर एक नई टर्म है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्सेप्ट को सुन लें जरा गौर से, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या चीज़ है। एसिड के प्रोटॉन को डोनेट करने की वजह से क्या बना है, Cl माइनस, यानी एसिड से क्या बना है, कॉन्जुगेट बेस। एसिड के प्रोटॉन को डोनेट करने की वजह से जो स्पीशी हमारे पास बनती है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। इसी तरह से बेस है हमारे पास H2O, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बनाया, H3O प्लस। यहाँ पर इसने प्रोटॉन को ऐड किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो बेस के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से जो स्पीशी बनती है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। गेट इट, एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करना है, प्रोटॉन डोनेट करके जो चीज़ बनेगी वो कॉन्जुगेट बेस है। बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो चीज़ बनेगी वो कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी इसमें क्या चीज़ है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट उन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड भी जाएगा और रिवर्स भी जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl जो एसिड है, क्यों एसिड है, क्योंकि उसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया। H2O बेस है, क्यों बेस है, क्योंकि उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अगर हम रिवर्स रिएक्शन में देखें तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास जो Cl माइनस है वो बेस है और ये आपके पास एसिड है। अब ऐसा क्यों है, ये तो हमने कह दिया ना कि एसिड से जो चीज़ बन रही है प्रोटॉन के डोनेट करने की वजह से वो कॉन्जुगेट बेस है, और बेस से जो चीज़ बन रही है वो कॉन्जुगेट एसिड है। लेकिन ऐसा क्यों है, बेस से कॉन्जुगेट एसिड क्यों बन रहा है और एसिड से कॉन्जुगेट बेस क्यों बन रही है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न देखते हैं जी। अगर आप रिवर्स रिएक्शन को देखो, रिवर्स रिएक्शन में आपके पास ये रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि Cl नेगेटिव जो है वो क्या बना रहा है, HCl, और H3O पॉजिटिव क्या बना रहा है, H2O। Cl नेगेटिव HCl कैसे बना रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, एसिड, इसीलिए ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है, तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह से H3O पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है H2O में, तो H3O पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन को डोनेट करके, ऐसे ही है, प्रोटॉन को डोनेट करके वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू H2O। तो चूंकि यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, H3O पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो वो प्रोटॉन डोनेट करने वाला क्या होता है, एसिड, इसीलिए H3O पॉजिटिव क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट का नाम हमने इसलिए दे दिया बिकॉज हमने डिफ्रेंशिएट भी तो करना था ना रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि चूंकि यहाँ पर पेयर बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और पेयर कॉन्जुगेट का मतलब होता है ज्वाइंट टुगेदर एज अ पेयर, इसलिए हमने इनको कॉन्जुगेट का नाम दे दिया। ठीक है, तो समझ आ गई कि एसिड से बेस क्यों बन रहा है और बेस से एसिड क्यों बन रही है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में उन्होंने उससे ऑपोजिट काम करना है। रिवर्स रिएक्शन में Cl नेगेटिव ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, चूंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है इसलिए वो बेस है। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन में देखो तो HCl ने प्रोटॉन को क्या करना है, डोनेट करना है, तो चूंकि उसे प्रोटॉन को डोनेट करना है इसलिए वो क्या है, एसिड है।
ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, फ़र्क हो जाएंगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके पास जो एसिड है उससे जो चीज़ बन रही है वो बेस होगी, और बेस से जो चीज़ बन रही है वो एसिड होगी। जबकि रिवर्स रिएक्शन में वो एसिड क्यों है और वो बेस क्यों है, बिकॉज उसने उससे ऑपोजिट काम किया है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ओके, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। यानी बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेट जो आपके पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस है वो है क्या। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो चीज़ बनानी है वो कॉन्जुगेट क्या होगी, एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड को भी आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी। इसी तरह से एसिड जब प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से हमने पीछे इक्वेशन भी देखी कि कॉन्जुगेट जो एसिड है वो किससे बन रहा है, बेस से बन रहा है। कैसे बन रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके। कॉन्जुगेट बेस किस तरह से बन रहा है, एसिड से। कैसे बन रहा है, प्रोटॉन डोनेट करके। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं आपको एक जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिख दूँ कि आपके पास यहाँ पर बेस है, ठीक है, बेस ने करना क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है। बेस की प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड है, एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करना है, तो उसके प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से जो चीज़ बनेगी वो होगी कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से जो चीज़ बन रही है वो कॉन्जुगेट एसिड है, एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन क्या हो रहा है, आई कुड नॉट राइट इट वेल, ओके, यहाँ पर प्रोटॉन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है। ठीक है, तो बेस के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से जो चीज़ बन रही है वो कॉन्जुगेट एसिड है, एसिड के प्रोटॉन को डोनेट करने की वजह से जो चीज़ बन रही है वो कॉन्जुगेट बेस है। फॉलोड जी, आगे चलते हैं जी। सो द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर जो है वो बाय अ सिंगल प्रोटॉन। तो डिफरेंस क्या है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, एक सिंगल प्रोटॉन का फर्क है। अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, एसिड अगर प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है, यानी एसिड से बेस बन रहा है, बेस से एसिड बन रहा है, इन अदर सेंस। ओके जी, तो ये आपके पास एग्जांपल है एक जिसमें आपके पास एसिड है CH3COOH, वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है। अगेन एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए वो एसिड है, और प्रोटॉन के डोनेट करने की वजह से क्या बना रहा है, CH3COO-। एसिड के प्रोटॉन को डोनेट करने की वजह से क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस। अगर मैं अगेन पॉइंटर यहाँ पर पिक करूँ तो ये आपके पास एसिड से कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, जिसमें एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। बेस से कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, जिसमें बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो एसिड के प्रोटॉन को डोनेट करने की वजह से कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ओके जी, आगे चलते हैं जी एक्सप्लेनेशन की तरफ। अच्छा, एसिड और बेस जो है हमेशा वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर का मतलब अब यहाँ पर क्या है, अगर एक स्पीशी प्रोटॉन डोनेट कर रही है तो वहाँ पर कोई और स्पीशी होनी चाहिए जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। यानी एक एसिड तभी एसिड होगा अगर वहाँ पर कोई दूसरा होगा उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, जब कोई दूसरा बेस के तौर पर रिएक्ट करेगा। तो जब भी हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, हम अकेले HCl को एसिड कंसिडर नहीं कर सकते, उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए जो उसके प्रोटॉन को भी क्या करे, एक्सेप्ट करे, और वो प्रोटॉन को डोनेट करे। ठीक है, तो देयर शुड बी अ स्पीशी जो उसके साथ साथ रिएक्ट करेगी और उसको डिफाइन करेगी। जिस तरह से अभी हमने एग्जांपल देखी कि अगर CH3COOH है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगा। अगर उसके साथ वाटर है ही नहीं, उसका प्रोटॉन कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो हम नहीं कह सकते कि वो एक एसिड है,
तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के लिए एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी यही बात की हुई है कि एक जो स्पीशी है वो प्रोटॉन डोनर के तौर पर तभी तभी जो है वो करेगी रिएक्ट अगर कोई वहाँ पर दूसरी स्पीशी होगी जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगी। अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर ही नहीं है तो डोनर अपने प्रोटॉन का क्या करेगा। अच्छा, अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, अब एक सब्सटेंस है, उसके साथ एक दूसरी सब्सटेंस है, एक डोनर है, दूसरी एक्सेप्टर है। जो डोनर है वो क्या हो जाएगी एसिड, जो एक्सेप्टर है वो क्या हो जाएगी बेस। अब कोई एक स्पीशी दोनों के तौर पर भी एक्ट कर सकती है, एसिड के तौर पर भी और बेस के तौर पर भी, अगर हम उसके साथ वाली स्पीशी को फ़र्क कर देंगे। अब एक ऐसी स्पीशी जो एसिड के तौर पर भी रिएक्ट कर सकती है, जो बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर सकती है, जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है, साइमल्टेनियसली नहीं, साइमल्टेनियसली का मतलब है एक ही टाइम पे नहीं, बल्कि दो डिफरेंट रिएक्शंस में। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है जो एसिड के तौर पर भी रिएक्ट कर सकती है, जो बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर सकती है। अगर आपको याद हो तो अभी हमने पीछे एक रिएक्शन पढ़ा है CH3COOH यानी एसिडिक एसिड और वाटर का, जिसमें एसिडिक एसिड जो है वो एसिड था और वाटर बेस थी। अब एक और रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें आपके पास रिएक्शन हो रहा है वाटर का और अमोनिया का। यहाँ पर वाटर एसिड है, अमोनिया बेस है। पिछले रिएक्शन में वाटर बेस था, इस रिएक्शन में वाटर एसिड है, यानी वाटर दो डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट तरह से एक्ट कर रहा है, एक में वो बेस के तौर पर, एक में वो एसिड के तौर पर। फ़र्क क्या है दोनों रिएक्शन में, वो स्पीशी जो उसके साथ रिएक्ट कर रही है। अगर वाटर के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो वो बेस बन जाएगी, अगर वाटर के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो वो इटसेल्फ एसिड बन जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, वाटर प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है। वाटर अगर प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो बन जाएगा OH-, और अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो बन जाएगा H3O+, यानी हाइड्रोनियम आइन बन जाएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर वाटर जो है वो एज एन एसिड एक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन को डोनेट करने की वजह से वो क्या बन जाएगा OH-, और NH3 चूंकि एज अ बेस एक्ट कर रहा है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने से क्या बन जाएगा NH4+। तो इस तरह से हमने वाटर को डिफाइन कर दिया एज एन एम्फोटेरिक स्पीशी, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकती है, प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी दैट इज रिएक्टिंग विद इट। जो स्पीशी रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ उस पर डिपेंड करता है कि वाटर क्या होगा। अगर वो स्पीशी बेस है तो वाटर एसिड बन जाएगा, अगर वो स्पीशी एसिड है तो वाटर बेस बन जाएगा। ठीक है जी। ओके, अगेन द सब्सटेंस that can behave as an acid as well as a base is called as amphoteric species. लिमिटेशंस आ जाएंगी जी आपकी बुक की। इसी तरह से हेडिंग्स बनाते जाइएगा, जो आपको ऊपर नज़र आती है सबसे पहले स्लाइड में वो आपने हेडिंग बनानी होती है अपनी बुक पे। अगर मैं कहना भूल भी जाऊँ तो आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि जो मैंने ऊपर चीज़ लिखी हुई है वो आप लोगों की हेडिंग है जो आपने अपनी बुक पे बनानी है। ओके, अब इसकी लिमिटेशन क्या है। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव एज एसिड्स बट दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। अब ऐसी स्पीशीज जिनके पास प्रोटॉन है ही नहीं, वो प्रोटॉन डोनेट भी नहीं कर सकती, तो अगर उनके पास प्रोटॉन नहीं है और वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकती लेकिन वो एसिड्स हैं, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट उनको डिफाइन नहीं करता। बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोटॉन के गिर्द घूमेगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है, प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, एसिड से कॉन्जुगेट बेस बन रहा है और बेस से कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो जो स्पीशीज जिनके पास एबिलिटी नहीं है प्रोटॉन को डोनेट करने की, वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स नहीं हो सकते। इसी तरह से CaO है, ये बेस है लेकिन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसमें ये एबिलिटी नहीं है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी नहीं है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, कि ये SO3 जैसी जो एसिड्स हैं उनको डिफाइन नहीं करता, इस तरह CaO जैसे जो बेसिस हैं उनको भी ये डिफाइन नहीं करता। अच्छा, ये आर्हीनियस यहाँ पर गलती से लिखा गया है, आप लोगों ने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को याद करना है। इसका एक टेबल रह गया है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक टेबल और उसके साथ जो प्रॉब्लम है
उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी बहुत अच्छी समझ आए तो एक बार उस टेबल को और वो जो प्रॉब्लम है आपकी बुक पे उसको नज़र ज़रूर मारिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ आए। थैंक यू वेरी मच।